शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों नमः संस्कृत है भूषण देववाणी द संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। हम संस्कृत व्याकरण की कक्षा में लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में हम वृद्धि संधि को पढ़ रहे हैं। तो वृद्धि संधि में अभी एक आध दो सूत्र कुछ बचे हुए हैं, उन्हीं सूत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा ऐसी कुछ उसकी वृत्ति हमने पढ़ा था कि प्र आदि जब क्रिया के साथ इनका संयोग होता है, जब ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं तो इनको उपसर्ग कहा जाता है। आज इसी तरह से कुछ पढ़ना है। अब क्रिया क्या है उसे जानना है। तो संस्कृत में धातु को क्रिया कहा जाता है, संस्कृत में धातु को क्रिया कहा जाता है। तो अब इस जो सूत्र पढ़ना है वह सूत्र है भूआदयो धातवः। भूआदयो धातवः। भू आदयो कहें भू आदि, भू आदि जो है ना ये धातु हैं, इनको धातु कहते हैं। तो भू आदि है तो आदि हो गया तो बहुवचन हो गया, इसीलिए धातु। और बहुवचन में आए जाएंगे प्रथमा विभक्ति, बहुवचन में जाएंगे तो धातु धातु धातवः, धातु धातु धातवः। तो भू आदि की कौन सी संज्ञा, मान लीजिए पूछा जाए आपसे कि भू आदि की कौन सी संज्ञा होती है, भू आदि को हम क्या कहते हैं, तो भू आदि को हम धातु कहते हैं। लेकिन कब, वृत्ति में इसको बताया इन्होंने कि क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्युः। क्रियावाची जब भू आदि से, भू आदि जब क्रिया के वाचक होंगे, जब ये किसी क्रिया का बोध कराएंगे तब इनका नाम क्या होगा, तब इनका नाम धातु होगा। नहीं तो भू जो है यह भू का अर्थ भूमि भी होता है, और हम वेदांत में भी भू भुवः स्वः पढ़े हैं, गायत्री मंत्र में भी भू पढ़े हैं। तो सबका अलग अलग अर्थ है। तो जो गायत्री मंत्र का भू है उसका अर्थ धातु नहीं है, जो भूमि के अर्थ का जो भू है उसका अर्थ उसे हम धातु नहीं कहेंगे। जो उपनिषदों में भू भुवः स्वः व्याहृतियाँ हैं उसमें जिस भू की बात की गई है उसे हम धातु नहीं कहते। तो धातु किसको कहेंगे, वह भू जिससे क्रिया का बोध होगा। तो जब भू आदि से किसी क्रिया का बोध हो तो उसे हम, जब भू आदि से किसी क्रिया का बोध हो तो उसे हम धातु कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए भू को लिया तो भू आपने पढ़ा, तो भू चूंकि पहली धातु है इसे भ्वादया कहा इन्होंने। रम धातु है, तो रम धातु से जब रमते रमेते रमनते ऐसा रूप चलेगा तो वह धातु होगी। लेकिन रम में घाय लग करके राम पद जाए बन जाए या एक संज्ञा हो जाए तो यह धातु नहीं होगी, तब यह एक संज्ञा बन जाएगी, तब यह क्रिया हो जाएगी। धातु तो रहेगी लेकिन तब यह संज्ञा बन जाएगी रम में घाय लग करके, और उसी रम में तिप लगेगी तो रमते रमेते रमनते तिप्तसी ऐसा बनेगा। तो वही रम इसी तरह कहे कि जब यह संज्ञा बन जाएगी तो यह क्रियावाची नहीं होगी, तो इसे धातु नहीं कहेंगे। तो कहे कि भू आदि जो है, चूंकि धातु पाठ में पहली धातु जो है भू है, इसीलिए सूत्र में पाणिनि महोदय ने भ्वादयो
धातव लिखा, भू आदयो धातव इसीलिए लिखा क्योंकि भू धातु धातु पाठ में सबसे पहली धातु है। आइए, तो अब भू संज्ञा है तो भू का अर्थ भूमि हो जाएगा, और जब भू क्रिया होगी तो भू का अर्थ होगा होना, होना, संपन्न होना, कार्य का होने से कह दिया जाए कि भवति होता है। तो भू से भवति बनना, यह क्या है? यह क्रिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला जो सूत्र पढ़ना है वह वृद्धि संज्ञा करने वाला, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है, और वह सूत्र है उपसर्गादृति धातु। सूत्र कौन सा है? उपसर्गादृति धातु। अब सूत्र की वृत्ति हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पदच्छेद कर लें। उपसर्गात तयदा रीति और धातु, ये बनेगा। उपसर्ग के बाद रीति, री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए तो वृद्धि। आगे वृत्ति में बताएंगे। आइए, इस सूत्र का, जिस सूत्र की हम चर्चा करें, इस सूत्र का क्रम है 6 1 91। 6 1 91। 6 1 91। इससे पहले जो संधि का क्रम हम पढ़ते जब, तो उसमें हम पढ़े थे आद गुणः और वृद्धि रेच। उन दोनों सूत्रों को भी हम ऊपर लिख लेते हैं, भुआदेव धातव मिटा लेते हैं, और तब यह सूत्र पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक सूत्र है आद गुणः, और दूसरा है वृद्धि रेचि। छः 1 87, 6 1 88। बीच में 89 90 नहीं है, दो सूत्र नहीं है। तो अब देखिए, यहां से लेना है आत। उपसर्गात के पहले लिख लीजिए आत, आत उपसर्गात ऋत धातु, और यहां से ले लीजिए वृद्धि। अब एक तरह से यह पूरी सूत्र की वृत्ति बन गई। आत उपसर्गात परे ऋति धातु वृद्धि। यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए तो वृद्धि होती है। आइए सूत्र की वृत्ति हम पढ़ लेते हैं। सूत्र की वृत्ति लिखा, अवर्णांत उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेखा देशा स्यात्। आत अवर्णांत उपसर्गात परे, यहाँ बीच में हम परे जोड़ लें, परे रीति ऋकारादौ धातु, रीति शब्द से आएगा तात्पर्य ऋकारादौ धातु। ऋकारादौ धातु, तो फिर ऋकारादौ धातु तो ऋकारादौ धातु परे, तो आत उपसर्गात परे ऋकारादौ धातु तो वृद्धि रेखा देशः स्यात्। कहे कि यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए, अवर्णांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए तो क्या होगा? तो वृद्धि होगी। अब ये आत उपसर्गात, ये उपसर्गात कहाँ से पढ़े हम? आत उपसर्गात हम यहाँ से पढ़े, उपसर्गाः क्रिया योगे से उपसर्ग लेंगे, उपसर्गाः क्रिया योगे से उपसर्ग लेंगे। तो उपसर्गात रीति धातु, तो अवर्णांत लिए कहाँ से? आत कहाँ से लिए? आद गुणः से। वृद्धि कहाँ से लिए? वृद्धि रेचि से। और तब पूरा सूत्र बन गया
आत उपसर्गात ऋत धातु वृद्धि। अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि रि से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए तो इनकी आपस में वृद्धि हो जाती है, इनकी आपस में वृद्धि संज्ञा हो जाती है, इनकी आपस में वृद्धि संधि हो जाती है। तो वृद्धि संज्ञा पहले होगा आ, आए, औ, फिर वही वृद्धि संधि हम कर लेंगे। आइए हम जो है अब इसके उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ दिया गया है प्रारछति। उदाहरण कौन सा दिया गया है? प्रारछति। प्रारछति इसको मिटा लेते हैं और तब फिर हम केवल एक सूत्र लिखेंगे, उपसर्गादृत धातु। उपसर्गादृत धातु, इस सूत्र को हम पढ़ लेते हैं। उपसर्गादृति धातु, उपसर्गादृत धातु, इस सूत्र से के अंतर्गत हमने पढ़ा अवर्णांत या अवर्णांत उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेखादेश स्यात्। तो अब इसमें उदाहरण इन्होंने दिया प्रारछति। क्या दिया उदाहरण इन्होंने? प्रारछति। आइए यह बनेगा इसका विग्रह प्रधन रिच्छति। प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति। इस दशा में धन रिच्छति ये रूप बनेगा। जब हम इस दशा में आएंगे तो आ है तो प्र कैसा? प्र अवर्णांत उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग है। वृत्ति में हम पढ़े हैं अवर्णांत उपसर्गात परे, अवर्णांत उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे। अवर्णांत उपसर्ग के बाद प्र अवर्णांत का है और रिच्छति का रिच्छ धातु जो है वह ऋकार आदि है। तो अवर्णांत उपसर्गात परे ऋकारादौ धातु परे वृद्धि। तो वृद्धि जब होगी तो वृद्धि जब हम करेंगे तो वृद्धि में तीन वृद्धि आएगी। यहाँ इन्होंने नहीं बताया कौन सी वृद्धि होगी। हो गया आ, आय और औ, ये तीन वृद्धि आई क्योंकि वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या 3 है। और ये काम किया किसने? उपसर्गादृत धातु ने। उपसर्गादृति, आगे सूत्र पूरा ऊपर लिखा गया, लिख लीजिएगा। उपसर्गादृत धातु सूत्र ने क्या किया कि आ, आय, औ, कहा कि इन दोनों के स्थान पर वृद्धि कर दीजिए। अब जब री के स्थान पर आ हुआ तो आ हुआ कैसे? री के स्थान पर आ कैसे होगा? आ हुआ हमने कह दिया, तो आ कैसे हुआ? आया सूत्र स्थानांतर तमः। स्थानांतर तमः इसने तो बताया कि आ, आय, औ होगा। तो फिर कौन सी वृद्धि हो? तो आया सूत्र स्थानांतर तमः, ये सूत्र आया और री, आ और री दोनों के स्थान पर आ वृद्धि कर दिया। तो ये बन गया प्र आ और यहाँ छति, ये स्थिति बनी। जब इन दोनों के स्थान पर आ वृद्धि हो गई तो अब उरण रपरा सूत्र आया। कौन सा? उरण रपरा। उरण रपरा सूत्र आया और उसने आ के बाद रपर का विधान कर दिया। आ के बाद किसका विधान कर दिया? रपर का विधान कर दिया। तो ये आर हो गया। जब आर हो गया, प्र आर छति, प्र आर छति, इस दशा में, इस स्थिति में इनका संयोग हुआ तो ये प्रारछति बना। अब प्रारछति बन गया ये। अब सूत्र अजीनम पर्ण संयोजम की चर्चा हमने कई बार किया है, तो अब आप जहाँ होगा लिख लीजिएगा। अब हम उस सूत्र की बार बार चर्चा ना करें तो अच्छी बात है। अच से हीन बाद वाले से मिल जाएगा तो प्रारछति हो गया। अब इसी तरह से अब यहीं आप जान लीजिए कि अवर्णांत उपसर्ग जो 22 उपसर्ग हम पढ़े प्रपरापसम आदि, उसमें जो है 4 उपसर्ग आपको मिलेंगे। प्र, अप, उप और औ। ये 4 उपसर्ग ऐसे हैं जो अवर्णांत हैं, जो अकारांत हैं। उप में आ है, अप में आ है, अव में आ है और यहाँ प्र में भी आ है। तो अब इसके साथ अब ये उदाहरण जो आप, तो इसी तरह से और भी उदाहरण बनाए जा सकते हैं। अब देखिए हम उदाहरण और
तीनों के बना दे रहे हैं इसे रिच्छत से लेकर के, और एक की और सिद्धि कर लेते हैं। जैसे देखिए प्रार्छत था तो ये बन जाएगा उपार्छति, उपार्छति बन जाएगा। यदि हम अप लगा दें, यदि हम अप लगा दें तो ये अपार्छति बन जाएगा, और प्र के और अव लगा दें तो अवार्छति बन जाएगा। ये रूप बनेगी उपार्छति, अपार्छति, अवार्छति। तो वही स्थिति बनेगी। इसका विग्रह बनेगा उप धनरिच्छति, इसका बनेगा अप धनरिच्छति, और इसका बनेगा अव धनरिच्छति। ऐसी स्थिति बनेगी। यहाँ से आ निकाल लीजिए, प से आ निकाल लीजिए, औ से अ निकाल लीजिए। अब यहाँ री, दोनों का योग कराएंगे आ, यहाँ से री लीजिए, यहाँ दोनों का योग कराएंगे आ, यहाँ से री लीजिए, यहाँ दोनों का योग कराएंगे आ। पिछले सूत्र में तो देखिए उपरिच्छति, उप आरिच्छति, ऐसी दशा में उपसर्गादृत धातु से वृद्धि हुई तो आ, आय आओ, फिर स्थानांतर तमह आया तो वह आ कर दिया। तो अब यह क्या बन गया, उप आ और क्षति, ऐसा रूप बनेगा। इसी तरह से यह बनेगा अप आ क्षति, यह बनेगा। ये वाला क्या बन जाएगा, ये अव आ और ये क्षति बन जाएगा। पूर्ण रपरा सूत्र आएगा तो सबके बगल में ये जितने आ है सबके बगल में रपर का विधान कर देगा। तो उप आर क्षति, अप आर क्षति, औ आर क्षति। फिर हम संयोग करेंगे अज्जीनम पर संयोजम से, तो ये उपार्क्षति बन जाएगा, ये उपार्क्षति बन जाएगा, यह अपार्क्षति बन जाएगा, और यह अवार्क्षति बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें सूत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। एक सूत्र उपसर्गादृत धातु लगा, दूसरा सूत्र स्थानांतर तमह लगा, तीसरा सूत्र उरा रपराह मिला, और चौथा सूत्र यदि आपको लिखना है, जो भी जिनको सिद्धि कभी लिखनी होगी या ग्रेजुएशन के सिलेबस में सिद्धि रहती है, तो यह जो कक्षा चूँकि लघु सिद्धांत कौमुदी की चल रही तो व्यवस्थित इसी तरह से पढ़ना चाहिए। तो अब आपसे देखिए यहाँ पूछा जा सकता है कि अपार्क्षति में कौन सी संधि है, उपार्क्षति में कौन सी संधि है, प्रार्क्षति में कौन सी संधि है, अवार्क्षति में कौन सी संधि है। तो जहाँ भी आप ये जान लीजिए कि आ के बाद ऊपर रेफ दिखे, जहाँ भी आ के बाद ऊपर रेफ दिखे वहाँ आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर वृद्धि संधि है, और सूत्र यही लगेगा उपसर्गादृत धातु। किस सूत्र से उपार्क्षति में संधि हुई है, उपसर्गादृत धातु से। उपसर्गादृत धातु किस संधि का सूत्र है, वृद्धि संधि का सूत्र है। ऐसा भी प्रश्न बनता है, और ऐसे भी प्रश्नों को बना करके आप हल करिए। और यदि कहीं आपको लगता है तो आप प्रश्नों को हमारे तक भेजिए, यूट्यूब पे आप कमेंट्स में लिखिए, हम प्रायः सबके कमेंट्स देखा करते हैं और वहाँ पर हम आपको उत्तर भेज दिया करेंगे। आइए आज हम वृद्धि संधि को प्रणाम किए, और अब हम पररूप संधि आगे पढ़ना है, उसके एक सूत्र को पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद चूँकि वह उस संधि का जो कहा जाएगा, जो वह मुख्य सूत्र है, उस सूत्र को हम पढ़ लेते हैं। और सूत्र है एंग पररूपम, पररूप विधायक सूत्र है। यह सूत्र क्या बताएगा,
आइए पहले सूत्र लिख लें। एंगि पर रूपम, एंगि पर रूपम। एंग में सप्तमी भक्ति है, सूत्र से देख लीजिए। सूत्र का क्रम है 6 1 94, 6 1 94 ये क्रम है। और इसके पहले हम 6 1 91 की अभी चर्चा हुई है, तो 6 1 91 से कुछ आपको लेना है। वहाँ बीच में आपको 6 1 94 हम पढ़ रहे हैं, 6 1 बीच में आपको वासुप्य सलाह भी मिलेगा। 6वें अध्याय के पहले पाद में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ वासुप्य सलाह मिलेगा। और ये और एक ओतोस्मोह, ये भी एक सूत्र है। ओतम ससो ये भी सूत्र मिलेगा। तो इन सूत्रों की चर्चा यहाँ नहीं करनी है। वासुप्य सलाह बीच में मिलेगा या पीछे मिला था। वासुप्य सलाह अपिसल के अनुसार जो लोप होता है या क्या होता है उसको देखेंगे। और अभी हमें क्या पढ़ना है, एंग पर रूपम। और यह एंग पर रूपम जो है यह 6वें अध्याय के पहले पाद का 94वां सूत्र है, 94 नंबर का यह सूत्र है। तो आइए हम इस सूत्र की वृत्ति पहले, इस सूत्र का पहले सूत्र देखें। तो एंग आपने ये पढ़ा होगा, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस से आपने ये पढ़ा होगा कि जिस पद में सप्तमी होगा, सूत्र के जिस पद में सप्तमी होगा वह पद बाद में होगा। तो एंग यहाँ सप्तमी भक्ति का है, तो यह एंग होगा। तो यहाँ क्या होगा, कहें पर रूप होगा। क्या होगा, पर रूप होगा। अच्छा, यहाँ हम 6 1 91 पढ़े हैं, तो 6 1 91 के बाद जो 6 1 94 पढ़ रहे हैं, तो वहाँ उसकी वृत्ति से बस थोड़ा सा लेना है। अवर्णांत उपसर्गात, आद उपसर्गात, अवर्णांत उपसर्गात लिखिए या आद उपसर्गात लिखिए, बात एक ही है। आद उपसर्गात एंग आदौ धातु परे पर रूप में का देश स्यात्। तो वहाँ भी अवर्णांत उपसर्गात था और यहाँ आद उपसर्गात है। वहाँ अवर्णांत उपसर्गात था, यहाँ आत उपसर्गात है, बात एक ही है। यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद, कैसे उपसर्ग के बाद अवर्णांत, अभी 4 उपसर्ग की बात की गई थी, वही उपसर्ग आएंगे। प्र होगा, अप होगा, औ होगा और उप होगा। यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग आदौ, एंग, यह एंग प्रत्याहार बनेगा, तो ए और ओ, यह एंग प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है, एंग। ए और ओ आए तो क्या होगा, कहें पररूप होगा। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। तो आइए वृत्ति में क्या पढ़ा हमने, वृत्ति में हमने यही पढ़ा, आद उपसर्गात एंगादौ धातु परे पर रूप में का देश स्यात्। आप एक तरह से कह सकते हैं पूर्व परयोह पर रूप में का देश, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाएगा। तो शर्त क्या है, शर्त ये है यहाँ अ होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए। यहाँ अ होना चाहिए। यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। अब इस आ के बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु होनी चाहिए। यही अंतर है। ऊपर अभी आपने पढ़ा अवर्णांत उपसर्गात रीति, यदि री से प्रारंभ होने वाली धातु आएगी, ऊपर वाले सूत्र को भी ध्यान में रखिए। अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। अब अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग से प्रारंभ होने वाली, ए और ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आएगी, तब कौन सी संधि होगी, पररूप संधि होगी। आइए फिर से इस सूत्र की वृत्ति के अनुसार इसका अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एंग आदि अर्थात ए और ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए तो उपसर्ग के अ
और धातु के एंग ए और ओ दोनों के स्थान पर पररूप हो जाएगा। पररूप में क्या, अब यहाँ देखिए यह पूर्व है और यह पर है, ये वाला रूप हो जाएगा। आ और ए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ और ओ दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये पर रूप है, बाद वाला रूप हो जाएगा जो बाद में है। तो समझ में आया होगा। अब इसको जो है हम इसके उदाहरण से पढ़ लें। उदाहरण है इसका प्रेजते। इसका उदाहरण क्या है, प्रेजते। प्रेजते विच्छेद इसका बनेगा प्र धन एजते। प्रधन एजते। अब प्र से अ निकाल लीजिए, धन एजते, ए हो गया। अब इसमें देखिए पूर्व पर, यह पूर्व है और ए इसमें पर है। पूर्व पर दोनों के स्थान पर रूप होगा, बाद वाला रूप होता। तो बाद में यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ए है तो बाद पूर्व पर दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। यदि यहाँ ओ होता तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता। बस ए और ओ दोनों की बात चल रही है। यदि अवर्णांत उपसर्ग तो के बाद ए ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आएगी तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूप, मतलब ए हो जाएगा। तो अब ए हो गया जब, तो प्र ए जते हो गया। ऐसी स्थिति में जब हम मिला देंगे तो प्र से जब ए मिलेगा तो यहाँ अपनी मात्रा देगा तो प्रेजते रूप सिद्ध हो जाएगा। पूरी सिद्धि प्रक्रिया में सबसे कम सूत्र पररूपय संधि में लगे हैं। विशेषकर जो पहला सूत्र एंग पररूपम, फिर अभी इसमें भी सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम हम पढ़ेंगे, अचोन्त्यादि टी पढ़ेंगे, ओमांग ओश पढ़ेंगे। ये सब सूत्र हमको पढ़ना है। जब इन सूत्रों की चर्चा करेंगे तो उसमें एक आध सूत्र बढ़ेंगे, तो जब जो सूत्र बढ़ेगा उसकी चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन देखिए प्र ए जते, यह व्यंजनांत था, अच से हीन था, यह ए से मिलेगा तो प्रे हो जाएगा, जते प्रे जते। ये पूरा इसमें केवल एक मिलाएंगे तो एक सूत्र ये बनेगा, एंगी पर रूपम से पररूप हुआ, दोनों के स्थान पर ए हो गया। और फिर अज्झीनम परेण संयोज्यम, ये जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं अज्झीनम परेण संयोज्यम। इस सूत्र के द्वारा इतने से यह पूरी सिद्धि संपन्न हो जाएगी, बस दो सूत्र से। या नहीं लिखना है तो प्रधन प्र ए जते, ऐसी स्थिति में संयोग करने पर प्रेजते रूप बन जाता है। आइए इसी तरह से प्रेजते है, यह उपेजते भी बन सकता है, यह अवेजते भी बन सकता है, यह अपेजते भी बन सकता है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। उपोषति, ओ वाला देख लीजिए, उपोषति। अब उपोषति है तो उप धन ओषति, उपधन ओषति। ऐसी स्थिति में उप से आ ले लीजिए, ओषति से ओ ले लीजिए। अब यह आएगा एंग पर रूपम आएगा, इन दोनों के स्थान पर यह पूर्व है और यह पर है, यह बाद वाला है। पर रूप संज्ञा कहीं आपको नहीं पढ़ाई गई है, तो आप ये जान लीजिए बाद वाला जो ये इन दोनों के स्थान पर ये पर वाला रूप होगा, बाद वाला रूप हो जाएगा, तो यहाँ ओ हो जाएगा। तो ये उप ओ और ये क्षति हो गया, फिर मिला देंगे हम तो उपोषति रूप बन जाएगा, उपोषति। इसी तरह से अपोषति बना लीजिए, प्रोषति बना लीजिए, अवेजते बना लीजिए, अवोषति बना लीजिए। और इस तरह से आप अपना देखिए, बहुत कठिन नहीं है और धीरे धीरे हम पढ़ते आगे बढ़ जाएंगे। अब उपधन ओषति, यह यदि हम देखते तो इसमें वृद्धि संधि का भी विधान हो रहा था। उपधन ओषति वृद्धिरेच सूत्र से इसको वृद्धि संधि प्राप्त हो रही थी, लेकिन एंग पर रूपा सूत्र ने इसका निषेध किया और उपोषति में उसने जो है कौन सी संधि कर दिया, किसने एंग पर रूपम मैंने जब रोका तो जब कहा होगा, जब आप
मान लीजिए कोई बात आपको करनी है, तो आप जब जाओगे तो आप अपनी भी बात करोगे, तो आप अपनी बात करोगे तो अपनी बात रखा, इसने कहा कि नहीं, आपका जो अधिकार था वह री तक था और हमारा अधिकार एंग में है। तो भैया ऐसा है कि आप तो बहुत बना के आए हो, बहुत नियम है, सदैव बना दोगे, कथैव बना दोगे, तो आप ऐसा बनाओगे, कृष्ण ऐश्वर्यम बनाइए, कृष्ण ऐकत्वम बना दिए, देव ऐश्वर्यम बना देंगे आप, हमको भी कुछ छोड़ दो। तो वृद्धि ने कहा ठीक है भैया, जब तुम 2 अक्षर पे स्वीकार कर लेते हो, जब तुमको 2 अक्षर स्वीकार हैं, तो कहा ठीक है हम 2 छोड़ देते हैं। कहे कौन कौन छोड़े? कहे एंग छोड़े हैं, ए और ओ। तो इसीलिए अवर्णांत स्वर के बाद ए और ओ आया, तो वृद्धि नहीं हुई। क्या हुआ? हुआ क्या? पर रूप संधि हुई। बस आज के लिए इतना ही। आगे हम और वृद्धि संधि को प्रणाम कर चुके हैं, आगे पर रूप संधि के और जैसे सकंद्वादिश पर रूपम वाच्यम है, इनको पढ़ेंगे, फिर अचोन्त्यादि टी पढ़ेंगे, और भी जो होंगे ओमांगों से, ये भी शायद सूत्र इसी में है। जो भी सूत्र आगे होंगे उन सूत्रों को पढ़ के हम देखेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लाइक करें और जहाँ तक हो सके अपने मित्र मंडली में शेयर करें। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।